हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने एजुकेशन चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं 6th क्लास चैप्टर नंबर 4 भूगोल का पढ़ाने जा रहा हूं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के मुख्य तौर पे 3 घटक होते हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक दूरी, ठीक है, और दिशा क्या होती है मानचित्र में, और प्रतीक क्या होते हैं मानचित्र में। ये मानचित्र के मुख्य रूप के 3 घटक होते हैं। तो हम इन्हीं की इस चैप्टर में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्याय की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे ग्लोब काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के लिए केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो वो बता रहे हैं जो ग्लोब है, अगर हमारे को पूरे विश्व की जानकारी चाहिए कि पूरे विश्व में कौन कौन से देश हैं और कहाँ कहाँ कैसे स्थित है, तो हमारे लिए ग्लोब क्या नाम है, महत्वपूर्ण होता है, उत्तम होता है। लेकिन अगर हमारे को किसी राज्य, किसी देश, किसी शहर या किसी गांव के बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए मानचित्र जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम में चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब चपटी सतह का मतलब है किसी भी पेज के ऊपर उकेरा हुआ। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, एक कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। मतलब जब हम देखते हैं कि जैसे ये किताब है, ऐसी जो है, अगर बहुत सारे मानचित्र में एक साथ मिला देते हैं, एक किताब में उतार देते हैं, तो वो जो है एटलस का रूप ले लेती है। उस किताब का नाम एटलस हो जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ग्लोब क्या है, वो तो ये गोलाकार है, ठीक है, इसमें बस हम देशों की जानकारी कर सकते हैं। लेकिन जो बुक है, ठीक है, तो बुक में जो है हम जो है पूरे देश, नगर, राज्य, शहर, उन सब की जानकारी कर सकते हैं, गांवों की जानकारी कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो अब ये जो है मानचित्र के प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महानगरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। मतलब जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें पहाड़ों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागर के बारे में जो है जानकारी होती है, उसे क्या नाम है, लिखा होता है उसके अंदर। अब देखते हैं दूसरा मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसमें देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो आइए तीसरे मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। थेमिकल मानचित्र। थेमेटिकल मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा मापन चित्र, वन व
उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। जो थेमिकल मानचित्र होता है, केमिकल, उसमें जो है सड़कों की जानकारी दी जाती है। वर्षा का मानचित्र होता है, उसमें वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शा रखे होते हैं, वो केमिकल मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। मतलब हमने 3 प्रकार जो है मानचित्र के देखे हैं। और आइए, जो मैं बता रहा था आपको कि जो मानचित्र के मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, उनको विस्तार रूप से देखते हैं। दूरी, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। या तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी पर मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। मतलब वो बता रहे हैं कि जो मानचित्र है उसको इतने मतलब हिसाब से स्थान को छोटा किया जाता है कि जैसे इसमें जो है 10 किलोमीटर की जो कोई दूरी है उसको जो है 2 सेमी में व्यक्त कर रखा है, तो वो बता रहा है इसमें। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का जो 1 सेमी है मानचित्र का, वो 5 सेमी किलोमीटर के बराबर हो गया, को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो वो बता रहा है कि अगर आपको पैमाने की मतलब जानकारी है, जैसे इसमें दिखा रखा है जो विद्यालय और घर की दूरी है, वो जो 2 सेमी की 10 किलोमीटर की दूरी 2 सेमी में व्यक्त कर रखी है, और इसका मतलब है कि 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। वो ये बता रहा है कि जो ये जरूरी नहीं है कि यही मतलब पैमाना रहे, ये हो सकता है कि बराबर बड़ा भी हो और छोटा भी हो। जैसे 5 सेमी 5 किलोमीटर के बराबर भी कहीं कहीं दिखा देते हैं, वो जरूरत के हिसाब से वो करते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसमें जो है एक मानचित्र दिखा रखा है, तो ये आप लोग जो है अपनी किताब में देख सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाएं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को
दिखाया गया है वे प्रधान दिक्सूचक कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्न दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुद्र केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशाएं, दुकानों से विद्यालय की दिशाएं। तो इसमें जो है एक सूचक दिखा रखा है, ठीक है, और ये जो है दिशाएं दिखा रखी है यहाँ पर, तो आप ये लोग देख सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है, ये जो समुद्री मार्ग जो है में दिशाएं वगैरह देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं जहाज वगैरह, जिससे उनको पता लगता है कि पानी में हमारे को किस तरफ जाना है, समुद्र में हमारे को किस तरफ जाना है। हम दिव्य सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ये आपको दिशाएं वगैरह दिखाने में मददगार है। इसकी उत्तर दक्षिण की तरफ जो है हमेशा सुई रहती है। आप तीसरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार पर एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल पटरी या कुओं को दिखाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है इसमें जो है एक मतलब दे रखा है चित्र जिसमें जो है पहाड़, पेड़ वगैरह, क्योंकि हर इसमें चित्र पेड़, पहाड़, कुएं, नदी वगैरह तो बनाना संभव नहीं है ना, तो ये एक चिन्ह बना देते हैं जिससे कि मानचित्र में पता लग जाता है कि आपका जो है कहाँ पे रेलवे लाइन है, कहाँ सड़क है, कहाँ सीमा है, कहाँ नदी है, कहाँ मंदिर है, और जो है आदि पेड़, मैदान वगैरह के बारे में पता लग जाता है। और अगर हम कहीं ऐसे देश में चले जाते हैं जहाँ की हमारे को भाषा नहीं आती, बस हमारे पास मानचित्र है, तो उस शहर को समझने के लिए हमारे को ये जो चित्र है, प्रतीक है, वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषाएं होती है वो विश्वव्यापी होती है और सबके सहमति से बनाए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं रेखा मानचित्र। रेखा चित्र आरेखा खंड है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेरणा पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। मतलब मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, आपको वहां का एड्रेस नहीं पता और आप जो है कभी
वहां गए नहीं हो उसके घर पे, तो आप कैसे जाएंगे? तो वो आपको बताएगा ना कि मेरे घर के मतलब आप जो है मतलब कोई भी इलाके में आ जाइए, वहां पे जो है किसी की शॉप होगी, वहां से सीधा आइए, वहां से एक गली जा रही होगी, या वहां से चौथा मकान छोड़ के जो है मेरा मकान है। तो इसे जो है रेखा मानचित्र कहते हैं। ठीक है। तो आखिरी में खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। मतलब ये तो हो गया मानचित्र वगैरह जो हो गया, वो हम देश की जानकारी प्राप्त करने के लिए, या शहर या रोड वगैरह उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो ऐसे ही खाता है, अगर हमारे को अपने घर का कमरा कितना है, या उसकी चौड़ाई कितनी है, या हमारा घर कितना ऊंचा है, तो उसको नापने के लिए हम खाका का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों आपको पसंद आएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने इससे पहले के पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देखिए, जिससे कि आपको ये बुक समझने में और आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।